हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अक्की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 बुक का नाम गणित मंजरी का 5.4। तो 5.1 से लेके 5.3 तक की वीडियो अभी तक आपने देख ली होगी और आज हम करने वाले हैं 5.4। और 5.4 में हमारे पास आने वाले हैं कुछ नए थ्योरम्स, कुछ नए फॉर्मूले और कुछ नए सवाल। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके बताइए कि प्रमेय 6 सत्य क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने दो चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहले आप देखेंगे बोधायन पाइथागोरस क्या है, मतलब बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, और दूसरा प्रमेय 6। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बोधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फिर उसके बाद हमें स्टडी करनी पड़ेगी प्रमेय 6 की। फिर हम बताएंगे कि ये सत्य क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो चीजों की पहले स्टडी करनी है, फिर अपने क्वेश्चन पे वापस लौट के आना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो, पहले हम पाइथागोरस एक प्रमेय के नाम से एक फॉर्मूला पढ़ते थे, जिसके अंदर होता था कि कर्ण, किसी भी त्रिभुज का कर्ण बाकी अन्य भुजाएं, लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बाकी अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, आपने 8th क्लास में भी उसका यूज किया होगा। लेकिन आपको यहां जानकर अच्छा लगेगा कि बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, आज से पहले हमने इसको सिर्फ और सिर्फ बोधायन मतलब पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ही जानते थे। लेकिन अब जो नई बुक आई है गणित मंजरी क्लास 9, तो उसके अंदर इसका पहली बार जिक्र किया गया है, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। जिसके पीछे शायद कारण ये है कि हमारे जो भारतीय गणितज्ञ रहे हैं उनके भी नाम को पहचान मिलनी चाहिए, इसलिए बोधायन। बोधायन का मतलब यह है कि बोधायन हमारे एक भारतीय गणितज्ञ थे, जिनको आज तक कभी उनका नाम से मतलब इस थ्योरम को पहचाना नहीं गया। लेकिन और हम सिर्फ इसको पाइथागोरस के नाम से ही जानते थे। लेकिन जो पाइथागोरस ने लिखा था वो कुछ साल पे, मतलब पाइथागोरस से पहले हमारे भारत में बोधायन ने भी लिखा था। बाद में मतलब पाइथागोरस ने खोज करी, पहले बोधायन ने खोज करी। तो अब इसका नाम हम आने वाले भविष्य में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानेंगे। ठीक है, जिसके अंदर होता क्या है, किसी भी त्रिभुज में जब कोई कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में ही बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जब कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसी में ही बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। अब ये बोधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जब जो 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम कहते हैं कर्ण, और कर्ण को हमने यहाँ पे नाम दे दिया है सी। और जो नीचे क्या होता है भुजा, उसको कहते हैं आधार, आधार को हमने नाम दे दिया है बी। और जो ये हमारे पास बिल्कुल ही लंब होती है, ये भी हमारा लंब है। यहाँ पे लंब मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे लंब कहते हैं। इसको इसको नाम क्या है, इसका नाम है लंब। अब लंब को हमने ए का नाम दे दिया है। तो आपको याद रखना है कि कर्ण का वर्ग मतलब सी का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाएं ए का वर्ग और बी का वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया कि कर्ण का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो इसको यूज करके अब यहां पर सवाल ने क्या कहा है, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। तो हमें बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके प्रमेय 6 को सत्य करना है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रमेय 6 के अंदर क्या कहता है, फिर उसी सवाल को प्रमेय 6 को हम अपने बोधायन पाइथागोरस का यूज करके उसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रमेय 6। अब प्रमेय 6 क्या कहता है, प्रमेय 6, ठीक है, तो याद रखना क्लास 9 के हिसाब से जितने भी प्रमेय हमारी बुक के अंदर सभी इंपॉर्टेंट है। पेपर में कौन सा आएगा हम नहीं जानते, लेकिन पेपर में जरूर आएगा, हम ये जरूर जानते हैं। तो प्रमेय 6 एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो प्रमेय 6 क्या कहता है, किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाएं। तो आपको जीवाएं के बारे में पहले से पता है। जीवा मतलब कोई सर्कल होता है हमारे पास, उस सर्कल में जो लाइन होती है जो इस कोने से दूसरे कोने को टच करती है, मतलब वृत्त के जो दो बिंदुओं को छूती है, उसे हम जीवा कहते हैं। तो ये जीवा है, ये भी जीवा हो सकती है, जीवा ऐसे भी हो सकती है, जीवा ऐसे भी हो सकती है, और जो व्यास होता है बच्चे वो भी एक जीवा होती है। तो याद रखना कि व्यास तो व्यास होता ही है, लेकिन व्यास जो होता है वो जीवा भी होती है। अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो उसका उत्तर होता है व्यास। व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हमारे पास क्या है कि किसी वृत्त की दो समान लंबाई की जीवा है, तो दो समान लंबाई की जीवाएं हैं। अब जीवा मान लेते हैं कि ए बी हमारी जो है ये जीवा है,
और जी एफ जो है वो हमारी जीवा है और दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है। वृत्त के केंद्र समान दूरी पर स्थित होती है। तो हमें ये बताना है कि ये जो गैप है, मतलब केंद्र से लेके इसके बीच की जो गैप है ना, ये वाली, और इस वाले जीवा की जो गैप है, मतलब केंद्र से जो गैप है, जो बराबर, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर होती है, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, पर में क्या कह रही है, दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है। बराबर दूरी पर स्थित प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ ये लाइन को और इस लाइन को बराबर प्रूफ करना होता है। अगर हम ऐसा कर दिया तो जी हाँ, दो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। हमें सिर्फ इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है इस सवाल में। सबसे पहले तो दिया है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपके पेपर में भी आएगा, तो ध्यान से देना, देखना कि क्या लिखना है। तो दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, वृत्त जिसका केंद्र सी है, तो हमने केंद्र को सी मान लिया, ठीक है। जहां पर जीवा ए बी और जी एफ दिख रहा है आपको और ए बी दिख रहा है, दोनों बराबर है। ये हमें सवाल ने पहले ही कह दिया था कि दो समान लंबाई की जीवाएं हैं। ई और एफ एच क्रमशः ए बी और एफ जी के मध्य बिंदु है। हमने यहाँ पर देख लिया कि ई जो है ना, ये ई मध्य बिंदु है और ये एच मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है जीवा, जब केंद्र से मध्य बिंदु किसी जीवा के मध्य बिंदु को टच करता है लाइन, तो वो हमेशा ही लंब होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है हमारा, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देख, अब सिद्ध करना है हमें सी ई बराबर है सी एच। हमें प्रूफ क्या करना है कि बराबर दूरी पर है, मतलब सी ई बराबर है सी एच। हमें ये प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है। अब हम करेंगे प्रमाण, मतलब प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे आप। सबसे पहले तो हम त्रिभुज सी ए बी और सी एफ जी में काम करेंगे। देखो सी ए बी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा, हम उसमें काम कर रहे हैं, और सी एफ जी इन दोनों ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, और सर्वांगसम प्रूफ करने के बाद जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी दोनों ऊंचाइयां भी बराबर होती है, ठीक है। जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होती है, उनकी ऊंचाई बराबर होती है। अगर अब ध्यान दिया जाए तो इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो सी ई है, और इस वाले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो सी एच है। इन्हीं दोनों को हमें बराबर करना है। अगर हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल सर्वांगसम प्रूफ कर दिया तो ये दोनों के दोनों सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होने के कारण इनकी ऊंचाई भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम करते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम करने के लिए हमें चाहिए तीन चीजें। तो सी ए बराबर है इस त्रिभुज का सी ए और इस त्रिभुज का सी एफ बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो सी ए बराबर है सी एफ, सी ए बराबर है सी एफ, दोनों त्रिज्याएं हैं। उसके बाद सी बी बराबर है सी जी, ध्यान देना, सी जी और सी बी बराबर है, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सी बी बराबर है सी जी, ये दोनों भी त्रिज्याएं थी, ये दोनों भी त्रिज्या है। तीसरा जी एफ बराबर है ए बी, मतलब ए बी बराबर है एफ जी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों हमें गिवन है। ए बी बराबर है एफ जी, तीन भुजाएं हमें बराबर मिल गई। तो भुजा 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 मतलब एस 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 सर्वांगसम प्रतिभुज द्वारा, तो ट्रिपल एस सी, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सी ए बी और सी एफ जी दोनों के दोनों सर्वांगसम हो जाते हैं। तीन चीजें मिल गई तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनकी ऊंचाइयां भी बराबर होती है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो सर्वांगसम त्रिभुज की ऊंचाइयां भी समान होंगी। क्यों होंगे समान? क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुज होती है, उनके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो अर्थात सी ई बराबर है सी एच, सी ई बराबर है सी एच। जीवाएं ए बी और एफ जी के मध्य सी से दूरी समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सी ई और सी एच बराबर हो गए तो ये जो ए बी है और जो सी एच है इसकी केंद्र से दूरी समान हो जाएगी, और इन दोनों की मतलब इस जीवा की और इस जीवा की केंद्र से दूरी समान हो जाएगी। तो हम लिख देंगे जीवाएं ए बी और एफ जी के मध्य केंद्र सी से दूरी समान है। हो गया सिद्ध। तो इसको हमने सिद्ध किया है, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज का इस्तेमाल करके, सर्वांगसम के रूल से हमने इसको सिद्ध किया है। अब ये सवाल कहता है कि इसी सवाल को बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके बताइए। तो अब हम सेम चीज, तो हमने क्या किया, अब ध्यान देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें यहां पर सी एच बराबर है सी ई करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है सी ई बराबर है सी एच। हमें ये प्रूफ करना है बच्चे, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि हमने अभी इसमें भी यही तो प्रूफ किया था, सिद्ध करना है सी ई बराबर है सी एच। अब इसका प्रयोग हमें, इसको प्रूफ करने के लिए हमें बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें पता है
कि ए बी बराबर है, और दिया क्या है, दिया है ए बी बराबर है जी एफ, दोनों बराबर है। अगर देखो जब मेरे पास ए बी और जी एफ बराबर, ध्यान देना अच्छी तरह से, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो मैं अगर मैं इसका हाफ कर दूं, मतलब इसका मैं आधा कर दूं, तो इसका हाफ भी बराबर होगा क्या, ए जी मतलब ए बी का हाफ ए ई है, दिख रहा है आपको, ये पूरे का हाफ ए ही हो क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये अगर मध्य बिंदु तो ये आधा है, ये भी आधा है, तो ए ई हाफ है, तो ए बी का हाफ की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए ई, और जी एफ का हाफ है एफ एच, क्या दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु तो ये और ये बराबर है, हम एफ जी लिख देते हैं जी एफ का हाफ की जगह पे एफ एच, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना कि ये अभी हमारे काम आने वाला है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों, तो ये हमारे काम आने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ए बी और जी एफ का हाफ करके उन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर ये 90 डिग्री का है, ठीक है, एंगल एक, और ये भी 90 डिग्री का है, एंगल दो, ठीक है, एंगल एक बराबर है एंगल दो, प्रत्येक 90, 90 क्यों है, 5.3 में हमने पढ़ा था केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, तो ये हमने 5.3 में भी पढ़ा था कि जब केंद्र से किसी जीवा के मध्य बिंदु पर कोई रेखा खींची जाती है तो वो हमेशा ही लंब होती है, लंब मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे सी ई लंब है ए बी के ऊपर, और दूसरा सी एच लंब है जी एफ के ऊपर, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का है, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब सी एच एफ एक समकोण त्रिभुज है, और सी ए ई भी एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है ए एफ सी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो पाइथागोरस का जो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं वो हमेशा समकोण त्रिभुज में करते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया सी एच एफ, तो सी एच एफ में काम करेंगे अब हम, त्रिभुज ए एफ सी में, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में याद रखना जो 90 के सामने होता है वो होता है कर्ण, कर्ण हमेशा अकेला रहता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर होता है तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में बच के दो भुजाएं ए ई प्लस सी ई, ठीक है, ये लग गया हमारा बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां पर अगर ध्यान दे तो AC जो है वो हमारा R है, मतलब ये हमारी त्रिज्या है तो इसको हम R बोलेंगे, और ये भी त्रिज्या तो ये भी R होगा, तो इसका मतलब AC की जगह पे मैं रख देता हूं त्रिज्या मतलब R, ये हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस में CE का स्क्वायर, ठीक है, तो AC हमारा R था, त्रिज्या थी तो हमने उसको R लिख दिया, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब हम काम करेंगे दूसरा ले समकोण त्रिभुज में CHF में, ठीक है, तो इसके अंदर ही पाइथागोरस का यूज करेंगे 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा क्या होता है, सी एफ है वो कर्ण होता है, और कर्ण का स्क्वायर होता है सी एफ का स्क्वायर, बाकी की भुजाएं हमारे पास सी एच और एच एफ, सेम इसी तरीके से सी एफ भी हमारी त्रिज्या है, तो इसके लिए मैं इसके लिए आर लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये समीकरण 2 है, अब यहां पर अगर ध्यान दो तो ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, ये भी आर स्क्वायर के बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ए ई स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर इक्वल टू
ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस में एच एफ का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यहां पर ए ई और एफ एच बराबर है, ए ई और एफ एच है ये, तो एफ एच को हम एच एफ भी लिख सकते हैं, उल्टा हो गया है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ए ई और ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, हमने पहले ही काट दिया, बच गया सी ई इक्वल टू सी एच का स्क्वायर। अब दोनों के बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा सी ई इक्वल टू सी एच। और हमें यही प्रूफ करना है, ध्यान दो, हमें सिद्ध करना है सी ई बराबर है सी एच। तो हमने सेम क्वेश्चन को, मतलब परिमेय 6 को सर्वांगसम त्रिभुज की मदद से है उसको सिद्ध किया था। अब यहां पर हमने बोधायन पाइथागोरस का प्रयोग करके इसको सिद्ध कर दिया है। तो सवाल ने भी यही कहा था, सवाल ने क्या कहा था हमसे, बोधायन पाइथागोरस का परिमेय करके हमने उसको सिद्ध कर दिया है, और ये हमारा हो चुका है सिद्ध। ठीक है, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन को अभी हमने प्रूफ किया था, जहां पर सी ई और सी एच बराबर हुआ था, वहां पर हमने सर्वांगसम त्रिभुज की मदद से प्रूफ किया था। अब हमने पाइथागोरस की मदद से इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है, आकृति 5.15 में, ये हमारे पास दे रखी है आकृति, पर विचार कीजिए यदि सीई एबी पर लंब है, तो सीई एबी के ऊपर लंब है, दिख गया ये लंब 90 डिग्री का है। सी एच जी एफ पे लंब है, सी एच जी एफ के ऊपर लंब है, ठीक है, ये इस पे लंब है, तो ये लंब गिवन है, ये भी गिवन है, तथा सीई और सी एच बराबर है। तो सीई ये रहा, सी एच ये रहा, ये दोनों ही बराबर है, ये और ये हमें पहले से गिवन बोल दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर है जी एफ, ए बी बराबर है जी एफ। तो हमें इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें ए बी और जी एफ को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, दिया है कि सीई लंब है, सीई लंब है एबी के ऊपर, और सी एच लंब है जीएफ के ऊपर। ठीक है, एक चीज और हमें गिवन है, सीई बराबर है सी एच, सीई बराबर है सी एच, ये दो चीजें हमें गिवन दे रखी है, सीई बराबर है सी एच। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि ए बी, सिद्ध करना है ए बी बराबर है जी एफ। तो हमें ए बी बराबर जी एफ प्रूफ करना है, तो ए बी और जी एफ बराबर है। अब देखो, हमें जब ए बी और जी एफ बराबर है, तो मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ सर्वांगसम सिद्ध कर दूंगा, और उसके ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। पर सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए मुझे तीन चीजों का पता होना चाहिए जो बराबर हो। अब तीन चीजें बराबर करने के लिए देखो, मेरे पास ये वाले, अब देखो इस ट्रायंगल में काम कर रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल के साथ, ठीक है, तो ये वाली वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दो चीजें तो मिल गई। तीसरी चीज, ये हमें गिवन दे रखी है सीई और सी एच, लेकिन ये जो भुजा है ये ऊंचाई है, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 1 2 3, ये चौथी भुजा जो ऊंचाई है उसको काउंट नहीं करते हम। त्रिभुज की, सर्वांगसम त्रिभुज में तीन भुजाएं, मतलब 1 2 3, और तीन कोण बराबर होने चाहिए, एक कोण, दो कोण, या तीसरा ये कोण। तो हमें दो चीजें तो मिल गई, बीच वाली को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस पूरे ट्रायंगल का ऊंचाई है, इस पूरे ट्रायंगल की मेन भुजा नहीं है। अगर मेन भुजा होती, जैसे तीसरी भुजा ये है मेन, ये तीसरी भुजा मेन नहीं है, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो दो चीजें तो हमें बराबर मिल गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीसरी चीज हमें बराबर नहीं मिल रही। तीसरी चीज हमें बराबर नहीं मिली, तो पहले हम तीसरी चीज को बराबर करेंगे, उसके बाद फिर बड़े ट्रायंगल को हम सर्वांगसम प्रूफ करके अपने आंसर को लेकर आएंगे। तो उससे पहले हमें इस छोटे ट्रायंगल को जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। इसको सर्वांगसम सिद्ध करने से हमें एक नई चीज मिलेगी, ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखेंगे, हम छोटे ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ए सी ई तथा सी एच एफ, त्रिभुज सी एच एफ में
इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूव करना है पहले, उसके बाद हम फिर बड़े वाले त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। तो इस त्रिभुज में हमें देखो क्या मिलता है, सी ए बराबर इस छोटे वाले इस छोटे वाले त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 1 2 3, तो इसमें से सी ए बराबर है सी एफ, ये है वृत्त की त्रिज्या। दूसरा सी ई बराबर है सी एच, सी एच सी ई बराबर है सी एच, ये हमें गिवन है, दिया है, यहां लिख देंगे दिया है। और तीसरा हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 90 डिग्री का। तीन चीजें मिल गई, मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो जाती हैं तो इस त्रिभुज का क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं हो जाएगा, कोण ए बराबर है कोण एफ, क्यों बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी से, सीपीसीटी मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के ही कोण है वो। अब एक चीज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है, अब हम काम करेंगे अपने बड़े वाले ट्रायंगल में। अब बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है हमारे पास, हम काम कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी जी एफ में। अब इसमें हमें तीन चीज ढूंढनी है, तो पहली चीज तो हमें मिल गई, बड़े ट्रायंगल में काम कर रहे हैं हम इस वाले ट्रायंगल में, तो ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, सी ए सी बराबर है सी एफ, त्रिज्या। दूसरा बी सी इस त्रिभुज में है और सी जी इस त्रिभुज में, दोनों त्रिज्याएं हैं, बी सी और सी जी ये भी त्रिज्या है। अब तीसरी चीज हमें क्या मिली, तीसरी चीज देखो, इस त्रिभुज में एंगल ए, इस त्रिभुज में एंगल ए और इस त्रिभुज में एंगल एफ, ये दोनों को अभी हमने बराबर कर लिया है। अब यहां से उठा के हम यहां पर लिख देंगे एंगल ए बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल एफ, इधर लिखेंगे सिद्ध हो गया है, मतलब हमने पहले सिद्ध कर लिया, तो यहां पर लिख देंगे सिद्ध हो गया है। तो ध्यान देना, हमें तीन चीजें ढूंढनी थी, तो दो चीजें तो हमें ऑलरेडी मिल गई थी, लेकिन तीसरी चीज हमें नहीं मिली थी, इसलिए पहले हमने उसको सिद्ध किया, फिर हमने उसका यूज किया। अब तीन चीजें मिल गई, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी जी एफ के, किससे सर्वांगसम हुई, भुजा भुजा कोण मतलब साइड एंगल साइड से, और ये भी बराबर हुई थी किससे, साइड एंगल साइड से ही हुई थी ये भी, तो लिख दिया हमने। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं, जब ये सर्वांगसम हो गए तो इस त्रिभुज का ए बी बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के जी एफ के, और यही हमें सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है प्रूव्ड। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और रिपीट करके देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है पिछले प्रश्न को बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हल कीजिए। अब देखो, अब हमने इसको जो सॉल्व किया है इसमें हमने सर्वांगसम का रूल यूज किया था और उसको सिद्ध किया था। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हमें मतलब ए बी बराबर जी एफ करना है, ध्यान देना, फिर से हमें ए बी बराबर जी एफ करना है, लेकिन बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। और बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर प्रयोग करना है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो यहां ध्यान देंगे कि हमको पाइथागोरस जो हम यूज करेंगे वो यूज होता है सिर्फ समकोण त्रिभुज में, और यहां पर समकोण त्रिभुज मेरे पास ये है, वैसे ये भी है, मैं इसमें कर रहा हूं, और एक ले लेता हूं मैं ये वाला समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इन दोनों की मदद से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो यहां पर ध्यान देना, ए सी और सी एफ दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगी, ए सी और सी एफ दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसको मैं आर लिख देता हूं, तो दोनों की जगह पर मैं आर का यूज करूंगा, जहां पर भी ए सी लिखना होगा मैं वहां पे आर लिख दूंगा, जहां पर सी एफ लिखना होगा मैं वहां पे आर लिख दूंगा, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हम काम करेंगे त्रिभुज ए एफ सी में।
अब इसमें हम क्या करेंगे, बोधायन पाइथागोरस का यूज करेंगे। बोधायन पाइथागोरस क्या कहता है, 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है वो अकेले होता है और बाकी दोनों भुजाओं को साथ में जोड़ा जाता है। मतलब बाकी दोनों भुजाएं कौन सी है, ए ई और सी ई। तो ए ई और सी ई, ठीक है। अब AC जो है मेरा वो R के बराबर है, तो मैं इसको R लिख देता हूं, CE का स्क्वायर, ठीक है। अब हम काम करेंगे दूसरे त्रिभुज में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, CHF में। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पाइथागोरस का यूज करना है, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो 90 के सामने हमारा CF का स्क्वायर, बाकी की अन्य दो भुजाएं हमारे पास CH और HF। तो CF को हम लिख सकते हैं R, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब ये मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से आपको ध्यान देना है कि दोनों R है, R के बराबर ये, R के बराबर ये, तो इसका मतलब दोनों ही बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए ई का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर, सी एच का स्क्वायर प्लस में एच एफ का स्क्वायर। अब यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चे कि हमें पिछले प्रश्न में गिवन क्या क्या था, तो उसको तो हमने लिखा ही नहीं। तो यहां पर हमें गिवन था सीई और सी एच बराबर थे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल वहां पर करना है। तो सी एच और सीई बराबर है, तो सी एच और सीई आपस में कट जाएंगे, क्योंकि यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं सीई बराबर है सी एच, ठीक है। दोनों बराबर है इसलिए ये यहां पर आके माइनस का होगा, उनसे पहले हमने काट दिया। अब बच गया ए ई का स्क्वायर इक्वल टू एच एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा ए ई और एच एफ का स्क्वायर, मतलब एच एफ बच गया। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब सोचो अगर मैं इसको ए ई कहां है मेरा, ए ई मेरा ये है, ये इसके बराबर है, और ये जो था ए ई पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो ए ई इसके बराबर था बीई के। अगर मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 2AE और H2HF। अगर मैं AE का दुगना कर दूं, AE का दुगना कर दूं तो क्या मेरा वो AB मिल जाएगा, AE का दुगना कर दूं तो क्या मुझे AB मिल जाएगा, जी हाँ मिल जाएगा। और HF का दुगना कर दूं, HF का दुगना कर दूं तो क्या मुझे ये पूरा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा अभी बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं HF को दुगना कर दूं तो इसका दुगना जो है वो GF के बराबर है, GF के बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था। अब ये दुगना क्यों हुआ है उस पर ध्यान देंगे। हमने यहां पर इसको देखो हाफ किया था, तो यहां पर AB का जो हाफ होता है वो AE होता है, मतलब AB का हाफ AE होता है, और GF का हाफ FH होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के हाफ है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अभी इसको आधा किया तो ये हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो इसको हमें ये पूरा का पूरा उठा के यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है, इस कारण ये दोनों के, तो इस कारण ही ये पूरा का पूरा हमारा ए बी इक्वल टू जी एफ बनता है, ठीक है। जब हाफ बराबर होते तो उसका दुगना भी बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने 5.4 भी खत्म कर लिया है। क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं, और 8वीं तक आपने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं किए थे, इसलिए आपको लगेगा कि 9th क्लास तो बहुत मुश्किल होती है। तो 9th क्लास बच्चे मुश्किल नहीं होती है, बस 9th क्लास में 8वीं से ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो आपको 8th क्लास से ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इन सभी चीजों को बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से घुसेंगी। तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट बैच अब हम मिलते हैं 5.5 में। सी यू।